नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितेश व्यास यूट्यूब के ऊपर आपके लिए जनरल साइंस जो 10th क्लास की जनरल साइंस है, ठीक है ना। इस जनरल साइंस के जो भी टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको कराने वाला हूँ इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। मैंने प्रीवियस जो क्लासेस ली थी जनरल साइंस की, उनके अंदर मैंने आपको कराया था, एक तो कराया था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, वो क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट था वो, ठीक है। दूसरा मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में कराया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ओके। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ओके। तो आपको मैं बता दूं कि मेरा ये जो चैनल है रितेश व्यास के नाम से है, और इसको आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरा जो नया चैप्टर मैं यहाँ पे पब्लिश करूंगा वो आपको मिल जाए, ओके। और इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि आपको बेल आइकन को क्लिक करना है और साथ में सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं 10th क्लास के 9th क्लास के, मैं वो आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि जनरल साइंस के इस पार्ट के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, और फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपको पता है केमिकल इक्वेशंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, और उसके अंदर जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होते क्या है, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, तो हम इनको कैसे डिफाइन करते हैं, हम इसको कैसे डेफिनेशन इसकी बोल सकते हैं। तो हम ये बताते हैं कि व्हेन वन और मोर सब्सटेंस undergoes a chemical change to form one or more new products, ओके। जहां पर कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस वो मिलकर क्या बनाते हैं, टू एंड मोर देन टू या वन और मोर देन टू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। देन द प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली ये केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, मतलब एक केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है। वन इज ब्रेकिंग डाउन द ओल्ड बॉन्ड्स, उसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं, एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, उसमें नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं द रिएक्शन इन विच द ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक डाउन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म आर नोन एज केमिकल रिएक्शंस। उनको भी हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। तो मैं क्या बता रहा था, केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि when one and more substance undergoes to chemical changes to form one or more new products, ठीक है, then the process is known as the chemical reaction, and in the chemical reactions breaking down the old bonds and the formation of new bonds are takes place, okay. That is the definition of chemical reaction, okay. Then हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनके टाइप्स कितने होते हैं। इनके टाइप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो मैं आपको बता दूं कि जनरली एनसीईआरटी बुक के अंदर देयर आर 5 टाइप्स आर गिवन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, third is displacement reaction, and fourth is double displacement reaction, and the fifth is oxidation and reduction. Is the most important points, okay. So firstly we discuss about the combination reaction. हम combination reaction को सबसे पहले discuss करेंगे, then we discuss decomposition reactions, then displacement reactions and double displacement reactions and oxidation and reduction। और अगर कोई क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी का तो इन 5 रिएक्शंस के ऊपर ही बनेगा। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टार्ट कराने वाला हूँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइज्ड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, किस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि द रिएक्शन इन विच, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें two and more than two elements or compound combine together to form a single compound is known as combination reaction, okay। ये रिएक्शन क्या कहती है, ये रिएक्शन कहती है कि अगर हम एक एलिमेंट ले लें, ओके, एक एलिमेंट ले लें
उसकी रिएक्शन हमने एक दूसरे एलिमेंट से करा दी। ओके, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। तो दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, जिसमें आप ये देखो, कार्बन इज द एलिमेंट, ऑक्सीजन इज द एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड। There is hydrogen is the element, oxygen is the element combined to form water. तो there is combination of two elements, जहाँ पे दो elements combine हो रहे हैं, तो that is the combination reaction. But यहाँ पर एक चीज और आती है, वो आपको देखना होगा कि अगर दो कंपाउंड में मिल रहे हो, ठीक है ना, the reaction in which two and more than two compounds plus compound, okay, दो अगर कंपाउंड मिल जाते हैं और वो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं, क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देते हैं। ओके, क्या बना देंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देंगे। तो यहाँ पे देखो आप, CaO इज ए कंपाउंड, ओके, प्लस वाटर इज ए कंपाउंड, ओके, एंड दे फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, क्लियर है? तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, चाहे एलिमेंट्स हो चाहे कंपाउंड्स हो, कोई इश्यू नहीं है, बट प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए। प्रोडक्ट जो है वो ओनली वन होगा, चाहे वो CO2 हो, वाटर हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। ओके, तो इसमें क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन होकर फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड, ठीक है, एक ही कंपाउंड बनाते हैं। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चाहे वो एलिमेंट और एलिमेंट मिले, चाहे कंपाउंड और कंपाउंड मिले, या कंपाउंड और एलिमेंट मिले, व्हाटएवर, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है ना, बट जो प्रोडक्ट बनेगा वो ओनली सिंगल होगा। ओके, तो इसमें हम एक और चीज देख लेते हैं, जैसे यहाँ देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। यहाँ ये देखो, दैट CH4 इज ए मीथेन, ओके, ऑक्सीजन इज ए एलिमेंट, तो ये कंपाउंड हो गया और ये एलिमेंट हो गया। इन्होंने मिलकर यहाँ पर ये दो बना दिए, तो मतलब दे आर नॉट इन ए पर्टिकुलर दिस मैनर। यहाँ पे इस मैनर में नहीं आएगा, ये कब आएगा, जब यहाँ पर CO और O मिलकर एक कंपाउंड बनाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगा। ठीक है, NO और ऑक्सीजन मिलकर NO2 बनाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगा। समझ गए? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कंपाउंड एक बनना चाहिए, प्रोडक्ट एक बनना चाहिए। ओके, दैट इज द। इसके अलावा काफी सारी और रिएक्शंस होती हैं जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उस टाइप की कई सारी रिएक्शंस होती हैं, उनको भी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, बट दे आर नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होती है, वो नॉर्मली सिंथेसिस रिएक्शन हो सकती है या फिर एडिशन रिएक्शंस हो सकती हैं। तो इसमें आप देखो, मीथेन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, दैट इज द बर्निंग रिएक्शन, एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दैट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। यहाँ ये सिंपल वन में हो रहा है, बट इसमें आपको पता है कि जब भी कोई चीज बर्न होती है तो उसमें एनर्जी इवॉल्व होती है। क्या इवॉल्व होती है? एनर्जी इवॉल्व होती है, तो दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, जहाँ एनर्जी इवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। वहीं पे भी आपने देखा होगा कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है और साथ में हीट और एनर्जी लिबरेट होती है, तो ये भी एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। कौन सी रिएक्शन हो गई ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के पार्ट हो गए, बट हम इसको इसमें इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को हमने अलग से डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए, द रिएक्शन इन विच द एनर्जी और हीट इज इवॉल्व, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट और एनर्जी इवॉल्व होती हो, इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड द रिएक्शन इन विच द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, वो एंडोथर्मिक होगा। जहाँ एनर्जी लिबरेट होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो आपको यही ध्यान रखना है, एलिमेंट और कंपाउंड्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए,
सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगा। अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डिकम्पोज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है। एंड हम ये भी बोल सकते हैं द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट टू द सिंथेसिस रिएक्शन और दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम उल्टा होता है। जैसे मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको बताया था, टू एंड मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड, इसमें इसका उल्टा हो जाता है। इसमें कंपाउंड डिकम्पोजिंग टू एंड मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड। ओके, तो उसका उल्टा कर देते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू गिव टू एंड मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंस। अब ये टू एंड मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंस फ्रेंड्स एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे थे, यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एलिमेंट और कंपाउंड में डिकम्पोज हो रहा है। ओके, जैसे अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर FeSO4 है, दैट इज अ फेरस सल्फेट। ओके, और दूसरा यहाँ पर ये लेड नाइट्रेट है। ओके, अगर फेरस सल्फेट और लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं, दैट ट्रायंगल इज द साइन ऑफ हीट, गर्म करने का साइन है, तो इनको हीट करेंगे तो दे डिकम्पोज इन देयर सिंपलर फॉर्म्स, वो अपनी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और गर्म करने पर डिकम्पोज हो रहे हैं, सो सच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, क्योंकि ये हीट से डिकम्पोज हो रहे हैं। तो हीट से डिकम्पोज हो रहे हैं, तो फेरस सल्फेट जब हीट से डिकम्पोज होगा तो फ्रेंड्स किस में बदल जाएगा, फेरस ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और SO3 में। ठीक है, क्लियर है। वेयर एज अगर लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट अप करते हैं तो इट कन्वर्ट इनटू द लेड ऑक्साइड। ठीक है, NO2 एंड O2, इनमें ये डिकम्पोज हो जाएंगे। तो द डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट की प्रेजेंस में होता हो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें ये डिकम्पोजिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को लेते हैं, ठीक है, उसको वाटर सॉल्यूबल कर लेते हैं, देन वी पासेस इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ देखो, द रिएक्शन इन विच टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू द कंपाउंड in which the molten state or their aqueous solution, या तो वो molten state में होना चाहिए, गला हुआ होना चाहिए, या फिर वो liquid state में होना चाहिए, पानी के साथ डिजोल्व पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, और जब हम उसमें करंट पास करते हैं तो हम ये देखते हैं कि डिसोशिएट इन देयर एलिमेंट्स, वो अपने एलिमेंट्स में डिसोशिएट हो जाते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इज वाटर। वाटर को अगर हम लोग क्या करते हैं कि हम इसमें करंट पास करते हैं तो वी ऑब्जर्व कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस इवॉल्व इन टर्मिनल्स। जैसे पॉजिटिव टर्मिनल पे कार्बन ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आपने देखा होगा एक एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है, इस टाइप का एक पर्टिकुलर बीकर है, उसमें दो टेस्ट ट्यूब्स ऐसे इन्वर्टेड रखी हुई हैं। ओके, ये देखना आप, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, ऐसी टेस्ट ट्यूब रखी हुई है और यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ओके, और इन इलेक्ट्रोड्स को इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये टर्मिनल है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। छोटा टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिव का होता है और बड़ा होता है जो पॉजिटिव का होता है। इसमें इसमें उन्होंने क्या करा, यहाँ पर चलिए इसके अंदर उन्होंने वाटर फिलअप कर दिया। क्या फिलअप कर दिया, वाटर फिलअप कर दिया। ठीक है ना, जब इसमें वाटर फिलअप कर देते हैं इसके अंदर हम लोग H2O, देन वी पासिस करंट, हम इसमें करंट पास करते हैं तो हम देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा, ठीक है ना, कौन सा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। फ्रेंड्स इसको आपको मैं बता दूं, पर जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा
इसके ऊपर यहाँ पर, चलिए ये तो एक्चुअल में हो जाता है थोड़ा सा, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस, ओके, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां पर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ओके, आपको पता है कि वाटर की जब हम बात करते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है, तो इज इट 2:1 ना? ठीक है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ओके, हाँ, तो इसमें दो हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम होगा, और जहाँ हाइड्रोजन है यहाँ पे पानी का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे जो है वो जनरली कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर का लेवल ज्यादा नीचे चला जाएगा, यहाँ वाटर का लेवल ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। ओके, ये चीज आप उसमें ध्यान रखना। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। और इस चीज को हम लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। कैसे कि हाइड्रोजन वाली टेस्ट ट्यूब को अगर हम सीधा करते हैं और मैच स्टिक ले जाएंगे जलती हुई उसके सामने, तो वहां पे वो पॉप साउंड के साथ बस्ट होगा, और हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड के साथ बस्ट होती है। इससे कंफर्म हो जाएगा कि इस टर्मिनल पे, मतलब नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई है और पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीजन हुई है। इसके लिए हम उसके मुंह पर जलती हुई मैच स्टिक ले जाएंगे तो वो और तेजी से जलने लग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प्स इन द बर्निंग। ओके, तो ये हम इसको एक एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक बार समझ लीजिएगा। ओके, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के। अगर हमने करंट पास किया तो क्या हो गया कि वाटर के दोनों जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दे आर सेपरेट इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स। ओके, तो दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या डिकम्पोजिशन। ये वाली चीज हम लोग NaCl के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए कर सकते हैं? NaCl के लिए भी कर सकते हैं। देन एक और पॉइंट यहाँ पर आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। नाम से पता चल रहा है, फोटो मतलब लाइट, लिटिक मतलब टूटना, तो डिकम्पोजिशन इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और ये जो डिकम्पोजिशन होता है ये सनलाइट के अंदर होता है, दैट इज द फोटो डिसोसिएशन, दैट इज द फोटो डिसोसिएशन। और ये जनरली यूज आता है इन फोटोग्राफी। ठीक है ना, फोटोग्राफी के अंदर काम आता है। कैसे? जैसे आपको पता है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl, ओके, और सिल्वर ब्रोमाइड AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सनलाइट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे डिवाइड इनटू दी सिल्वर एंड क्लोरीन, सिल्वर एंड ब्रोमीन। ओके, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। हम एक पेट्री डिस्क ले लेते हैं, ठीक है। इस पेट्री डिस्क के अंदर हमने यहाँ पर इसमें डाल दिया सिल्वर क्लोराइड AgCl। क्या डाल दिया? AgCl। ओके, AgCl इज ए व्हाइट इन कलर। ये जो है ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। और जब अगर हमने इसको सनलाइट के अंदर रख दिया, किसके अंदर रख दिया? सनलाइट के अंदर। ये जैसे सनलाइट है, हमने सनलाइट में इसको रख दिया, तो वी ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू आवर्स, फ्यू मिनट्स, और मिनट्स हो सकते हैं, आवर्स हो सकते हैं, सेकंड्स नहीं होंगे ठीक है ना। तो आफ्टर फ्यू आवर्स दिस AgCl टर्न इनटू द ग्रे कलर। मतलब ये जो AgCl था, ठीक है ना, ये थोड़ा सा AgCl था, ये व्हाइट कलर का था। कैसा था? व्हाइट कलर का था। और जब हमने इसको लाइट के अंदर रख दिया, किसके अंदर रख दिया? लाइट के अंदर रख दिया, तो इट टर्न इनटू द सिल्वर, ये सिल्वर में और Cl के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो मैं अगर इसको बैलेंस करूं तो यहाँ 2 लगा दूंगा तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो सिल्वर बना है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है ना, दैट इज द ग्रे इन कलर, ये ग्रे कलर का होगा। तो मतलब
कि इसको सनलाइट में रखने पर क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट से ग्रे हो जाएगा। इट मीन्स कि सिल्वर क्लोराइड टर्न इनटू द सिल्वर। वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। ओके, और दैट पर्टिकुलर मोस्ट रिएक्शन इज मोस्टली यूटिलाइज इन द फोटोग्राफी। जो फोटोग्राफी होती है वहां पर काम आता है, जहाँ पे लाइट गिरती है वहां पे सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और जहाँ लाइट नहीं गिरती वहां सिल्वर क्लोराइड एज इट इज रह जाता है। ओके ना, तो ये इसका एक मेन पॉइंट होता है। समझ में आया आपको ये? तो ये हो गया फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशंस आर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। डिकम्पोजिशन को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। द फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके, सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। देन हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से पता हो रहा है किसी चीज का प्लेस चेंज किया जा रहा है। क्या चेंज किया जा रहा है, प्लेस चेंज किया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है ना, वो कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव को बाहर निकाल देते हैं, आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। पर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है? इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको एक टेबल बता देता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, उससे कम बेरियम है, उससे कम कैल्शियम है, उससे कम सोडियम है, उससे कम मैग्नीशियम है, उससे कम एल्यूमिनियम है, उससे कम जिंक है, उससे कम आयरन है, उससे कम निकल है, उससे कम स्टेनलेस है, टिन है, फिर लेड है। अब ये देखो, हाइड्रोजन को हमने एक अलग से ग्रुप ऐसा किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन रहता तो मेटेलिक साइड में है बट इज ए नॉन मेटल, वो नॉन मेटल होता है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। कॉपर, फिर Hg, फिर सिल्वर, फिर प्लेटिनियम और सबसे कम गोल्ड होता है रिएक्टिव। ओके, तो आपको जनरली जो याद रखने वाले पोर्शन है वो आपको एक तो एल्यूमिनियम याद रखना है, एक जिंक याद रखना है, एक Fe याद रखना है, एक लेड याद रखना है और एक कॉपर याद रखना है। इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। ओके ना, तो क्या करना है इसके अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे हम वापस चलते हैं पिछले वाले पोर्शन में, यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट है और इसकी रिएक्शन हमने आयरन से करी। तो आयरन और कॉपर बोथ आर मेटल, ओके, ये दोनों मेटल हैं। तो आप इसमें से ये देखो इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर कि कॉपर और आयरन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। ये देखो, ये तो कॉपर है और ये आयरन है। ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, आयरन। तो इट मीन्स आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो उसमें क्या होगा कि ये जो आयरन जो है ये क्या करेगा कि कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर की जगह पर Fe लग जाएगा तो FeSO4 हो जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा CO। ओके, वेयर एज जिंक और कॉपर सल्फेट, अगर हम यहाँ पर ये देखें कि जिंक और कॉपर सल्फेट में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये देखो जिंक कहाँ है, ये जिंक यहाँ पर है और कॉपर यहाँ पर है। तो ऑब्वियसली जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जिंक क्या करेगा कि इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ जिंक सल्फेट और कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर ऑक्साइड भी नहीं बनेगा, ओनली कॉपर बनेगा। ओके, ये चीज यहाँ पे नहीं आएगा। इसके अलावा लेड और कॉपर, कॉपर के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो आप ये देखो कि लेड कहाँ पर आता है, ये लेड यहाँ पर आता है, कॉपर यहाँ पे आता है। तो लेड ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा, लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर, ये ऑक्साइड नहीं आएगा, ये ऑक्साइड गलत आ गया, ठीक है ना, ये हो जाएगा। क्लियर है? और इसमें फ्रेंड्स एक और इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी रिएक्शन आ जाती है जो कि बोर्ड में पूछी भी गई है, जैसे कॉपर है, ठीक है ना, कॉपर है, अगर उसकी रिएक्शन हम लोग FeSO4 से करा दें तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, कॉपर को यहाँ लगा देते हैं, Fe को बाहर निकाल देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है।
क्योंकि आपको पता है कि कॉपर आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा। इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है देयर इज नो रिएक्शन। ओके, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा नो रिएक्शन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। आर एक्शन को हम रिएक्शन कंसिडर करते हैं, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। ऐसी कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इसलिए क्या है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, दूसरा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये देखो, एक एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है जिसके अंदर इन्होंने क्या करा है कि ये वाला मामला लिया है। ठीक है, इस मामले में दो टेस्ट ट्यूबें लिए। ठीक है, अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक में इन्होंने ले लिया कॉपर सल्फेट। क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, आपको पता है। ओके, अब इसके अंदर आप ये देखो, इन्होंने एक नेल डाल दी है, आयरन नेल। आयरन नेल जो है वो Fe है ना। अब इन दोनों को मिलाकर, आयरन नेल की जगह आप आयरन फिलिंग्स भी डाल सकते हो, लोहे का चूरा होता है ना, वो डाल दिया। देन वी एजिटेट, हम इसको हिलाएंगे जोर से, तो क्या होगा कि कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय Fe, यही होगा, और क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। ये वाली रिएक्शन होगी। ओके, और जो FeSO4 बनेगा ना, ये जनरली ग्रीन कलर का होगा, लाइट ग्रीन कलर का होगा। कैसा होगा, लाइट ग्रीन कलर का होगा। तो इससे भी हम ये पता कर लेंगे कि कॉपर सल्फेट टर्न इनटू द फेरस सल्फेट। ओके, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर विद SO4। ओके, चलिए अगली बात हम करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो मैं आपको बता दूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही पार्ट होता है। पर इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एक रिएक्शन हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया Na2SO4, ये वाला। ओके ना, दिस वन। आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड होगा, उसका पहला पार्ट पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, जनरली यही कैटेगराइज होता है। दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे, जो हम लेंगे BaCl2, बेरियम क्लोराइड। ओके, इसका भी पहला पॉजिटिव, ओके, और दूसरा नेगेटिव। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, ओके, और इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, ये कंबाइन हो जाएंगे और ये मिलकर क्या बना देंगे, बेरियम सल्फेट बना देंगे। तो BaSO4 बेरियम सल्फेट बना देंगे, बना दिया। और ये Na और ये Cl मिलकर NaCl बना देंगे। क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे। तो मतलब इसका माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस कंबाइन होकर इन्होंने क्या करा, दो नए कंपाउंड बना दिए। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट, ये फर्स्ट रिएक्टेंट है और ये सेकंड रिएक्टेंट है। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ सेकंड रिएक्टेंट, and the electronegative part of first reactant react with electropositive part of second reactant. ठीक है, the such type of reaction is known as double displacement reaction। ठीक है, इनमें क्या होगा, the reaction in which two different atoms or group of atoms are exchanged are called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और अब हम बात करते हैं, या देखो ये कॉपर सल्फेट है हमारे पास, इस ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो CuOH होल ट्वाइस, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है,
तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, तो सच टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ये इसकी फोर्थ रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो हमने आज की क्लास में 4 रिएक्शंस करी हैं, ठीक है। और एक अगला एक मेरा और वीडियो आने वाला है जिसमें मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराऊंगा, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि आप रितेश व्यास, मेरा नाम है ये, ठीक है ना, और इसी नाम से मेरा चैनल है। तो आप इस रितेश व्यास वाले नाम वाले चैनल को, ठीक है ना, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है ना, और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो आप ये जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाओगे तो मेरा अगला जो भी चैप्टर आएगा वो आपको इंटीमेट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा उसके बारे में, कोई ये नया चैप्टर आया है और आप उसे खोल के देख पाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम इतना ही करेंगे। नमस्कार, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।